नमस्कार। अब आईएएस में आपका स्वागत है। अभी तक की क्लासेस में लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया और इंडेक्स बनाया। हम लोग पूरा सिलेबस को कवर कैसे करेंगे, आज हम लोग डीप डाइव करेंगे एथिक्स में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जब एथिक्स प्रारंभ कर रहे हैं तो एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले एक शब्द होता है प्रारंभ और एक शब्द होता है आरंभ। आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसको कहेंगे प्रारंभ। जैसे आज की क्लास हम लोग आरंभ कर रहे हैं या प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ जनरली होता है कि कोई भी काम पहले शुरू हो चुका है, ये कंटिन्यूटी का एक भाव देता है। प्रारंभ कंटिन्यूटी का एक भाव देता है और आरंभ शुरू। कोई भी काम आप जब जड़ से शुरुआत करते हैं, शुरू से, शून्य से शुरुआत करना, किसी भी कार्य को शून्य से शुरुआत करना आरंभ है। आ का मतलब ही होता है शुरुआत, इसलिए आप वर्णमाला में जब भी देखेंगे तो आपको पहला आ मिलेगा। और आ ईश्वर का पहला नाम है। लोग बोलते हैं ईश्वर का पहला नाम ही आ है। आ किसी भी चीज़ की शुरुआत से संबंधित है। आरंभ क्या, जब हम कोई काम को शून्य से शुरू करते हैं तो वो है आरंभ। क्योंकि हम लोग इसका आरंभ पहले ही कर चुके हैं, इन क्लासेस ले चुके हैं हम लोग, तो हम लोग आज इसका आरंभ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रारंभ कर रहे हैं। कोई रुका हुआ काम है उसको पुनः शुरुआत करना उसका, और उसकी एक औपचारिक शुरुआत। इसमें औपचारिकता ज़्यादा होती है, औपचारिक शुरुआत करना। जैसे आप कभी भी न्यूज़पेपर में जैसे देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा कि शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ, या फिर इसको, जबकि आपको हमेशा क्या लिखा हुआ मिलेगा? कल से शीतकालीन सत्र प्रारंभ होगा। मीन्स आज से तो शीतकालीन सत्र या कोई भी संसद का सत्र लग नहीं रहा है, काफ़ी समय से लगते चला आ रहा है। तो वही कंटिन्यूटी में कोई भी काम होना, तो उसको हम बोलते हैं प्रारंभ। प्रा का मतलब ही होता है पूर्व का, पहले का। कि जैसे आरंभ मतलब कोई भी काम चल रहा करना आगे का, और पूर्व, प्रा का मतलब होता है पूर्व। प्रा का मतलब ही होता है पूर्व। प्रा एक यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, ये पूर्व, या इसको हम इसको प्रा को कह सकते हैं कोई विशेष काम के लिए यूज कर सकते हैं। इसको प्रकृष्ट भी बोलते हैं। इसका मूल शब्द देखेंगे तो प्रकृष्ट निकलेगा। इसको हम लोग कोई विशेष शुरुआत से भी रिलेट कर सकते हैं। खैर, इसको छोड़ते हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे अपने पास बड़ा टारगेट क्या है एथिक्स में? सबसे बड़ा टारगेट तो ये है कि एथिक्स को ही समझना। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एथिक्स। इसको समझना ही अपने आप में एक उपलब्धि है कि एथिक्स क्या है। और ये एथिक्स में, या कि हम लोग पहले इसका टारगेट वाइज अगर पढ़ते हैं तो हमारा जो सबसे पहला मॉड्यूल था उसमें पहला टारगेट क्या था? शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। ये हमारा पहला टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंडेक्स बना लिए होंगे। इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। इथिक्स,
इंटरफेस। आज का हमारा टारगेट है कि हम समझेंगे इथिक्स। इथिक्स क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो जब इथिक्स के मूल में जाएंगे कि इथिक्स का मतलब क्या है, तो इसको जब डीप डाइव करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इथिक्स ग्रीक वर्ड से मिलके या ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक से बना हुआ है। वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड क्या है? इथिका। THICA। इथिका। इथिका वर्ड से निकल के आया है इंग्लिश का वर्ड। इथिका से निकल के आया इंग्लिश का वर्ड इथिक्स। इथिका का मतलब क्या है? इथिका का मतलब होता है कोई भी आपकी आदत। ग्रीक में इथिका मतलब आदत या कोई भी रीति रिवाज, इसको बोलते हैं ग्रीक में आदत। फिर इथिक्स क्या हुआ? इथिका मतलब आदत या रीति रिवाज। तो इथिक्स क्या हुआ? एक लेमैन लैंग्वेज में आदत या रीति रिवाज का अध्ययन करना, यही है इथिक्स। लेकिन अभी तो आपको यही नहीं पता होगा कि आदत क्या है या रीति क्या है। तो हम लोग सभी वर्ड्स का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ते चलेंगे। आदत या रीति किसको कहेंगे आप? किस किस काम को कहेंगे कि ये आपका आदत है या आपकी रीत है? आदत का मतलब होता है जो आपके अभ्यास में, ऐसे काम जो आपके अभ्यास में आ गए हों। जैसे अगर इसको तो लिखते भी चलिएगा, जैसे अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन में भी थोड़ा बहुत पूछ ले तो 30 शब्द की भी अगर डेफिनेशन में आ जाए, स्टेट सर्विस वगैरह में भी पूछ लेता है डेफिनेशन, तो छूटे नहीं वो। आदत या रीति क्या है? ऐसे कार्य जिनका अभ्यास हो जाता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कर्म जिनका अभ्यास हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो हमारी आदत है। जैसे आपको जिस काम का अभ्यास हो गया हो तो वो क्या है? वो आपकी आदत हो गई। एक कोई एग्जाम्पल आदत का, जैसे कई लोगों की आदत में आ जाता है झूठ बोलना। झूठ बोलने का वो पूरे जीवन भर अभ्यास करते हैं, तो झूठ बोलने में सिद्धहस्त हो जाते हैं, वो उनकी आदत बन जाती है। जैसे कई लोगों की आदत होती है, बैठे हुए हैं तो जिस भी टेबल मेज पे बैठे हुए हैं तो उसको बजाने लगेंगे, कुट 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 करने लगेंगे। ये उन लोग काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली ही कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो उन लोगों की बन गई आदत। अब ये इथिका का वर्ड का भी हम लोग मीनिंग समझे। इथिका का मतलब क्या है? इथिका का मतलब है आदत या रीति, और इन्हीं आदत और रीति का अध्ययन करना है इथिक्स। और हम लोगों ने आदत का भी देख लिया कि वे कर्म जिनका अभ्यास हो जाता है वो हमारी रीति या आदत कहलाते हैं। या फिर रीति को क्या कह सकते हैं? जो हमारा अभ्यास से निकला हुआ कोई आचरण हो। रीति या अभ्यास को एक टर्म और क्या दे सकते हैं? अभ्यास से निकला हुआ या अभ्यास जन्य आचरण। अभ्यास जन्य आचरण, यहाँ पे एक टर्म आया आचरण। सभी शब्दों को लोग समझेंगे। इथिक्स का मतलब है आदत, पर इथिका का मतलब है आदत या रीति। और आदत या रीति क्या है? वे कर्म जिनका हमें अभ्यास हो चुका है, वो हमारी आदत है। या आदत को और क्या कह सकते हैं?
वे अभ्यास जिन्हें हम अपने आचरण में करते हैं, या फिर अभ्यास जन्य आचरण ही हमारी आदत है। अब यहाँ पे एक टर्म आया आचरण, ये पूछ सकता है एग्जाम में। आचरण, आचरण क्या है? आचरण है हमारी ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं मीन्स हमारी इच्छा के अनुसार हम जो काम करते हैं, वे एक्शन जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, वो हैं हमारे आचरण। और इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं के अध्ययन को ही हम कहते हैं नीति शास्त्र, एथिक्स। आचरण क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं, और इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं के अध्ययन को हम कहेंगे नीति शास्त्र। अब नीति शास्त्र क्या काम करता है, ये तो हम देख लिए कि नीति शास्त्र क्या है। जो भी हमारे आचरण का अध्ययन करना, नीति शास्त्र क्या काम करता है? जैसे ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन करता है नीति शास्त्र, और ऐच्छिक क्रियाएं क्या है? आचरण ही तो है हमारा। तो नीति शास्त्र आचरण का अध्ययन, आचरण का अध्ययन करता है नीति शास्त्र। अब कैसे अध्ययन करता है? उसमें ये दो चीज़ों में काम करता है कि आपका आचरण सही है या गलत है। अब एक स्टेप और आगे जाइए, तो नीति शास्त्र क्या काम करता है? ऐच्छिक क्रियाओं के सही होने या गलत होने का अध्ययन करता है नीति शास्त्र। अब ये नीति शास्त्र सही और गलत इन दोनों के बीच में अंतर आपको बताएगा, अध्ययन करेगा, अंतर आपको बताएगा कि आपके लिए ये सही है या ये गलत है। नीति शास्त्र के अध्ययन में जब जाते हैं तो आचरण कैसे, आचरण का क्या रोल होगा, यानी कि कहने का मतलब ऐसा है कि नीति शास्त्र के अनुसार मनुष्य का आचरण कैसे डिसाइड होगा, या इसको अच्छे से समझिए। आचरण को नीति शास्त्र कैसे अध्ययन करता है? दो तरीके होते हैं किसी का आचरण अध्ययन करने का। मनुष्य का आचरण अध्ययन करने का दो तरीके होते हैं। मनुष्य के आचरण के अध्ययन के दो तरीके। पहला होता है कि मनुष्य का आचरण कैसा है, कैसा है या कैसा होता है। मनुष्य का आचरण कैसा है या फिर कैसा होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य का आचरण कैसा है, ये तो सभी, हमारा भी कुछ आचरण होगा, आपके भी कुछ आचरण होंगे, तो ये तो आपको पता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब हमको ये नहीं पता होना होता है कि कैसे होना चाहिए, वहाँ पे एथिक्स काम आती है। तो एथिक्स बताती है कि मनुष्य का आचरण कैसे होना चाहिए। कैसा है या कैसा होता है ये सभी लोग इससे इसको जानते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए ये लोगों को जनरली नहीं पता होता। तो इस इसके अध्ययन के लिए एक शास्त्र की आवश्यकता होती है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए एक शास्त्र की आवश्यकता होती है। शास्त्र मतलब समझिए कि एक प्रॉपर राइटिंग में हो, एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए।
एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे लिखित हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपको लिखित में दे दी जाएँ कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा। तो आचरण कैसा होना चाहिए, इसको डिसाइड कौन करेगा? ऐसे तो मनमाना लोग अपने से हर चीज़ बोलेंगे कि हमको सही लग रहा है तो सही ही है। तो इस मनमानेपन को रोकने के लिए एक शास्त्र की आवश्यकता महसूस की गई। तो उस शास्त्र को हम क्या बोलते हैं? नीति शास्त्र। आचरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए एक शास्त्र की आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं नीति शास्त्र। अब नीति शास्त्र का काम क्या है? नीति शास्त्र का काम है कि जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं या जो भी हमारे कार्य हैं उनकी परीक्षा करना। नीति शास्त्र का मुख्य का कार्य क्या है? नीति शास्त्र का कार्य है कि मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं का ऐच्छिक क्रियाओं का या मनुष्य के कार्यों का मनुष्य के कार्यों का या मनुष्य के कार्यों की परीक्षा करना। और परीक्षा करके क्या करेगा? वो एक लेबलिंग कर देगा। जैसे एथिक्स का काम तो ठीक है, देख लिए कि क्या है, मनुष्य के जो भी क्रियाएं हैं, जो अपने मन से जो भी मनुष्य क्रियाएं कर रहा है, ऐच्छिक क्रियाओं और मनुष्य के कार्यों का इनका परीक्षा करना। अब परीक्षा करके क्या करेगा कि जो भी उनका रिजल्ट आएगा तो उनको लेबलिंग करेगा, लेबल लगा देगा। लेबलिंग करना या कह सकते हैं संज्ञा देना किसी भी चीज को। इनका परीक्षण करके लेबलिंग करता है। किस चीज की लेबलिंग करेगा ये? कि कौन से इसके कार्य नैतिक हैं, नैतिक या फिर अनैतिक। इन दो चीजों का लेबल लगाते। जैसे आपने सुबह रोटी खाई, रोटी खाया या मोमोज खाए आपने। अब अगर आप जिस सोसाइटी में हैं वहाँ पे जो वहाँ का जो नीति शास्त्र है वहाँ पे लेबलिंग अगर की गई है कि मोमोज खाना अनैतिक है, तो फिर आपने अनैतिक कृत्य किया। लेकिन ऐसे मनमाना नहीं होता, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो नैतिक शास्त्र का काम क्या है? यह नीति शास्त्र का काम है मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं का लेबलिंग करना, मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं का परीक्षण करके एक उनको लेबल देना या उनको संज्ञा देना। कौन सा कार्य नैतिक या अनैतिक है या उचित या अनुचित है। मीन्स नैतिक या अनैतिक, नैतिक अनैतिक या उचित अनुचित की संज्ञा देना। तो इसको प्रॉपर सेंटेंस में फॉर्म करेंगे जब, तो कैसे लिखेंगे? नीति शास्त्र मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं, मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं या मनुष्य की कार्यों की, मनुष्य के कार्यों की परीक्षा करके नैतिक, नैतिक या उचित अनुचित की संज्ञा देता है। लोगों के कार्य उचित हैं या अनुचित हैं, नैतिक हैं या अनैतिक हैं,
इनकी लेबलिंग करता है। ये है एथिक्स का या नीति शास्त्र का काम। एक गाइड के रूप में, कि वो गाइड करेगा, लोगों को रिमाइंड करवाएगा कि आपका कार्य नैतिक है या अनैतिक है, उचित है या अनुचित है। तो यहाँ पे किसका अध्ययन, किसकी परीक्षा कर रहा है? ऐच्छिक क्रियाओं की। ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि पूरा नीति शास्त्र किस चीज पे टिका हुआ है? आचरण पर। और आचरण क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं। आचरण क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं। लेकिन इसको सिर्फ व्यवहार मत समझिए, आचरण को भी एक देखते हैं। आचरण की भी डिफिनीशन पूछ सकता है। तो आचरण को केवल काम करना मत मानिए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं तो आपका आचरण ऐसा है। ऐसा नहीं है। आचरण का अर्थ केवल व्यवहारिक या काम करना नहीं है। इसको भी लिख लीजिए। इसका अर्थ केवल व्यवहार करना या कोई कार्य करना नहीं है, अपितु यह मूल्यों का व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। आपके जो भी आंतरिक मूल्य हैं, यहाँ पे आंतरिक मूल्य ज़्यादा उचित होगा, अपितु आंतरिक मूल्यों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पे एक शब्द क्या आया? व्यवहार। व्यवहार क्या है? चीजों को देखते चलते हैं एक साथ ही। अभी आचरण का अर्थ क्या है? मतलब इसका आचरण का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे काम, उसका एक्शन क्या ले रहे हैं। इसका है कि आपके जो भी आंतरिक मूल्य हैं, आंतरिक मूल्य हैं, उनको आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं। आपके जो भी आंतरिक मूल्य हैं उनको आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं। मीन्स आंतरिक विचार और नैतिक मूल्य। आपके जो भी विचार हैं और नैतिक मूल्य, आपके विचार और नैतिक मूल्य, ये जब दोनों साथ में मिलके कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, तो रिजल्ट में क्या आएगा? जो भी रिजल्टेंट आएगा, आप जो भी करेंगे वो आपका कहलाएगा आचरण, कंडक्ट। कंडक्ट क्या हुआ? आपके इंटरनल थॉट या आपके विचार और नैतिक मूल्य। ये अगर आचरण पे डिफिनीशन लिखने की आए तो आपके लिए 30 शब्द का मटेरियल ये तैयार है। आचरण का अर्थ केवल व्यवहार या कार्य करना नहीं है, बल्कि आंतरिक, या अपितु यहाँ पे लगाएंगे, अपितु आंतरिक मूल्यों की व्यवहारिक अभिवृत्ति है। अब यहाँ पे लिख देंगे विचार प्लस नैतिक मूल्य आचरण। तो आंतरिक विचार और नैतिक मूल्य जब क्रिया के रूप में बाहर आते हैं तो वो आचरण का रूप लेते हैं। अब इसमें हम एक चीज और समझते हैं कि किसी का हमको अध्ययन करने की आवश्यकता ही क्यों है। किसी का आचरण या नीति नीति शास्त्र क्या काम करता है? आचरण का अध्ययन करता है। अध्ययन, और क्या अध्ययन करके उन पे लेबलिंग करता है, संज्ञा देता है। किस चीज की संज्ञा देता है? नैतिक या अनैतिक। आपका आचरण नैतिक है या अनैतिक है, इसकी संज्ञा देगा। एक लेबल, ठप्पा लगाना कुल मिला के,
वो ठप्पा लगा देता है कि ये अनैतिक है या नैतिक है, या उचित अनुचित, या सही गलत। ऐसी चीज़ें होती हैं कि या कि कोई चीज़ सही है या कि कोई चीज़ गलत। तो इस चीज़ का ठप्पा कौन लगाता है? लगाता तो समाज है, लेकिन उसके लिए एक बुक चाहिए होती है, उसको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, लिखित दस्तावेज, जिसमें अधिकतर लोग किसी भी समाज के अधिकतर लोग सहमत हों। तो उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे नीति शास्त्र। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? आखिर हमको किसी को लेबल करना क्यों जरूरी है कि वो नैतिक है या अनैतिक है, ये काम सही है या गलत है? इसकी आवश्यकता ही क्यों है, या कहें कि लेबलिंग की या संज्ञा देने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता क्यों है इसकी? हमको क्यों चाहिए कि हम किसी भी हर काम को सही या गलत के नज़रिए से देखें, उचित या अनुचित के चश्मे से देखें? अब इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि मनुष्य कोई इस जंगल में तो नहीं रहता है कि गधों के जैसा जो भी ऐसे ही विचरण करता हो कहीं भी। क्या वो एक फेमस टर्म क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसको एक व्यवस्था में रहना अच्छा लगता है कि कोई हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे में सेट कर लेता है, सारी व्यवस्थाएं जहाँ भी मनुष्य रहता है, जिस भी एरिया में आप देखेंगे, तो ये मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है, या आप कह सकते हैं कि मनुष्य प्रजाति का ही एक गुण है। अगर कोई जंगलों में भी अगर कोई प्रजाति भी मानव की रह रही है, तो वो भी एक व्यवस्था बना के रहते हैं, कोई भी अपने मन से काम नहीं करते। हालांकि पिछले 200 सालों में मनुष्य में मनमाना काम करने की व्यवस्था ज़्यादा प्रचलित हुई है, लेकिन अभी भी एक व्यवस्था बनाई जाती है कि कोई एक शासक होगा, फिर शासक को शासन करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, और मेहनत चाहिए। मेहनत और मेहनत करने वाले लोग चाहिए। तो ऐसे ही लोग हायरार्की बनाते चल जाते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं हर चीज़ की। फिर लोगों के आपसी संबंध कैसे होंगे? आपसी संबंध कैसे होंगे? रिश्ते नाते कैसे बनाएंगे लोग? क्या लोगों से व्यवहार के क्या नॉर्म्स होंगे? तो किन मुद्दों पे लोग व्यवहार करेंगे? व्यापार कैसे करेंगे? किससे करेंगे? ये सारी चीज़ें इंसान खुद सेट कर लेता है। आप अभी भी अगर किसी भी आदिवासी एरिया में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे एक संगठित रूप से आपको मिलेगा कि भले ही छोटी ही व्यवस्था हो। कहते हैं कि अगर कोई भी कबीला है, वहाँ पे 200 लोग ही हैं, लेकिन उनके पास एक वो अपना एक समाज बनाए होंगे, वहाँ पे प्रॉपर नियम होंगे, कानून होंगे उन लोगों के। तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है एक व्यवस्था में रहना। तो और नीति शास्त्र क्या करता है कि इस व्यवस्था को एक लेवल अप करके लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है। वो लेवलिंग क्या है? वो लेवल अप क्या है कि वो ऐसा इसलिए करता है, इसको रब कर ले, चलो भाई, किसी भी काम की लेवलिंग इसलिए करता है ताकि मनुष्य अपने चरित्र को, या अपने विचार को, अपने नैतिक मानदंडों को इतना ऊपर ले जा सके कि वो नैतिकता के अनुकूल हों। इसको ऐसे लिखिए, नीति शास्त्र की आवश्यकता इसलिए है ताकि मनुष्य का चरित्र, एक टर्म आया है यहाँ पे चरित्र, इसको भी समझेंगे, ताकि मनुष्य का चरित्र व उसके विचार नैतिक मानदंडों के अनुकूल हों।
नैतिक मानदंडों के अनुकूल मनुष्य, फिर से एक बार आते हैं। नीति शास्त्र की आवश्यकता इसलिए है ताकि मनुष्य का चरित्र व उसके विचार नैतिक मानदंडों के अनुकूल हों और उसे जीवन के का उसे जीवन का या जीवन के परम लक्ष्य या परम उद्देश्य की प्राप्ति करने का अवसर मिल सके। परम उद्देश्य की प्राप्ति का अवसर मिल सके। अगर मनुष्य के बिहेवियर का, उसके आचार विचार, आचरण, इन सारी चीज़ों का प्रॉपर अध्ययन नहीं किया जा रहा है तो एक कोई भी समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो बेसिक नीड्स होती हैं वो तो सभी की होती हैं। फिर जो जंगल राज हो जाएगा, जो भी ताकतवर होगा वो सारे संसाधनों पे काबू कर लेगा, और जो कमज़ोर होगा वो शोषित रहेगा हमेशा। तो इन चीज़ों की एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर समाज ने एक मानदंड बनाए, कुछ अपने अपने लिए मानदंड बनाए। वो जरूरी नहीं है कि हर समाज के लिए अच्छे ही हो मानदंड। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक एक कोई भी मानव समूह रह रहा है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे अनाज उत्पादन बहुत कम होता है, अनाज उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कोई भी समुदाय मान लेते हैं, समुदाय वाई नाम दे देते हैं। अब ये समुदाय, इसके पास अनाज है नहीं, तो ये क्या करेगा? ज़्यादातर यहाँ पे आपको शिकारी वर्ग मिलेगा, शिकार करने वाले और मांसाहार करने वाले, क्योंकि इनके पास अनाज के संसाधन ही नहीं है। तो यहाँ पे शिकार करना और मांसाहार करना एक अच्छी वैल्यू मानी जाएगी, एक वहाँ मूल्य, अच्छा मूल्य माना जाएगा। क्यों? कि उनके पास ऑप्शन है नहीं। जो भी शिकार करके लाएगा, किसी को मार के, किसी भी जानवर की हत्या करके मार करके लाएगा, उसको उतना ही बड़ा मेडल दिया जाएगा। किसी को 5 स्टार वाला मेडल देंगे, किसी को वीर रत्न देंगे, ऐसे सभी लोगों को मेडल देंगे। लेकिन एक जैसे भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत के जो भी मानव समुदाय है, ज़्यादातर यहाँ पे लोग शाकाहारी हैं, या जो नहीं भी हैं, जो मांसाहारी हैं भी, तो वो सीजनल मांसाहारी हैं। जो भारत में मांसाहारी हैं भी तो वो कह सकते हैं आप, ये कुछ लोग 6 माह में एक बार मुंह जूठा कर लेते होंगे, कुछ लोग कई साल भर में ना खाते हैं, लेकिन मांसाहारी हैं क्योंकि उन्होंने कभी न कभी उसका टेस्ट किया हुआ है। तो लेकिन भारत में जनरली मांसाहार को उतना अच्छा वैल्यू नहीं माना जाता। रीजन क्या है? मांसाहार के इतर हमारे पास अन्य संसाधन भी हैं, जीवन यापन के लिए हमारे पास अन्य संसाधन भी हैं। तो ऐसे ही हर समाज अपने लिए कुछ नैतिक मानदंड बना लेता है। तो हम क्या समझ रहे थे कि नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों है? ताकि मनुष्य अपने चरित्र का अच्छा चरित्र बना सके, विचार उसके उच्च कोटि के हों, ताकि नैतिक मानदंडों के अनुकूल हों। नैतिक मानदंड का मतलब सिंपल सा कि जो समाज ने एक व्यवस्था बनाई है उसी के अनुकूल मनुष्य के आचार भी हों, यानी कि वो काम भी उसी के अनुकूल करे और उसके विचार भी हों। किसके अनुकूल? जो किसी समाज ने अपने लोगों के लिए मानदंड बनाए हुए हैं, मानक बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक टर्म आया था, लोग क्या देखे थे? चरित्र। इसको भी समझ लेते हैं।
क्योंकि ये इसमें वैसा तो है नहीं कि यही शब्द बस आएंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है, ऐसे भी व्यवहारिक शब्द भी आ सकते हैं, इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है। चरित्र क्या है? चरित्र को जनरली ऐसे माना जाता है, जैसे अभी हमने आचरण समझा था। आचरण क्या था? आचरण था कि आपके मूल्यों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति, मूल्यों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति ही आचरण है। लेकिन चरित्र क्या है? चरित्र का संबंध है कि मनुष्य स्वयं से कोई संकल्प करे। मनुष्य जब स्वयं से संकल्प करे और उसी का अभ्यास करे या व्यवहार करे, या नहीं कर पा रहा है तो व्यवहार करने की चेष्टा तो करे कम से कम, या सोचे व्यवहार करने के बारे में, ऐसा, तो वो उसका चरित्र है। चरित्र क्या हम लोग समझे? चरित्र क्या है? स्वयं से, मतलब आपके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है, फिर भी आप सामने वाले को देख के क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में क्या समझ रहे हैं, ये आप का जो सोच रहे हैं दूसरा कोई नहीं जान रहा है, सिर्फ आपको ही पता है कि आप किसके बारे में, या किसी जियो पॉलिटिक्स को ही ले लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर देश के लोगों के बारे में कैसा विचार रखते हैं। जैसे भारत में जनरली लोग निगेटिव सेंस में लेते हैं, जब आप नेपाली या जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडियन लोग हैं तो उन लोगों को चिढ़ाया जाता है उनके अपीयरेंस को लेके, ऐसे। तो आप किसी को देख के क्या विचार करते हैं अपने मन में, वो आपका जो भी जैसा भी, आप अगर अच्छा किसी को देख के आपके दिमाग में आ रहा है, पॉजिटिव बातें आ रही हैं, तो आपका चरित्र अच्छा, और किसी के प्रति आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो आपका चरित्र खराब है, ऐसा जनरली लोग मानते हैं। तो चरित्र क्या है? मनुष्य के स्वयं से संकल्प करने का अभ्यास। अपने से आप कैसा संकल्प संकल्प करने का मतलब आप मन में कैसा सोच रहे हैं किसी काम को करने के बारे में। अब यहाँ पे एक डिफरेंशिएट जो एग्जाम में आ सकता है डिफरेंशिएट करने के लिए, एक टर्म अभी हमने पढ़ा चरित्र, और एक टर्म पढ़ा आचरण। इन दोनों शब्द में क्या डिफरेंस है? चरित्र और आचरण में क्या डिफरेंस है? तो चरित्र के बारे में भी हमने देखा कि मनुष्य के स्वयं से संकल्प करने का अभ्यास। इन शॉर्ट इसको समझिए कि जो आप अंधेरे में होते हैं, जो आप अंधेरे में होते हैं, अंधेरे में, या कह सकते हैं कि अकेले में होते हैं, ये आपका चरित्र है। मतलब आप अपने बारे में जानते हैं और आपके बारे में कोई नहीं जानता। रियलिटी भी यही है कि आपके चरित्र के बारे में दूसरा कोई नहीं जानता, सिर्फ आप ही जानते हैं। अब आप अकेले में, जब आपको कोई ना देख रहा हो, कोई ना सुन रहा हो, कोई ऑब्जर्व करने वाला ना हो, तब आप कैसा बिहेव करते हैं, तो आपका चरित्र उससे डिसाइड होता है। और आचरण क्या है? आचरण जो आप उजाले में हैं, जो आप उजाले में हैं। उजाले का मतलब क्या? कि आप समाज के सामने कैसा व्यवहार करते हैं, समाज के सामने आप कैसा व्यवहार करते हैं, या आप उजाले में कैसा दिखाते हैं, समाज को आप कैसा दिखाते हैं। तो यहाँ पे दो बातों में ध्यान देना जरूरी है कि चरित्र होता है, चरित्र दिखाया नहीं जाता, लेकिन आचरण लोग दिखाते हैं। इसको समझे? थोड़ा और आचरण में बात करें। जैसे आचरण ऐसा है, ये अ, इसको कह सकते हैं कि निर्देशित होता है। ये आचरण निर्देशित होता है, वो कोई निर्देश देता है।
कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति निर्देश नहीं देता है, लेकिन हमको समाज में एक सेट वैल्यूज़ होती हैं, उनके थ्रू हम निर्देशित होते हैं। मीन्स यह अधिक नैतिक और सामाजिक रूप से निर्देशित होता है। कौन निर्देशित करता है? सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से निर्देशित। या औपचारिक होता है, ये ज़्यादा औपचारिक होता है, आचरण औपचारिक होता है। और मतलब आप कैसा समाज के सामने कैसा बिहेव करते हैं, ये आचरण है। लेकिन आप खुद के सामने कैसा बिहेव करते हैं, वो आपका चरित्र है। इसको थोड़ी एक बार और देख लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, फिर से एक बार डिस्कस करें, क्योंकि ऐसे डिफ्रेंशिएट करने में खासकर जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो एग्जाम में आते हैं, कई बार आते हैं। एक और डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लेते हैं। एक टर्म होता है व्यवहार और दूसरा टर्म होता है आचरण। अब अगर व्यवहार और आचरण में डिफ्रेंशिएट करने को आ गया, तब कि व्यवहार क्या है और आचरण क्या है। जनरली लोग एक दूसरे की जगह में यूज कर लेते हैं कि उसका व्यवहार बहुत ख़राब है, उसका आचरण बहुत ख़राब है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका आचरण अच्छा है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी होता है, उसकी प्रकृति को लेके व्यवहार की, और का दायरा होता है व्यवहार का। जैसे देखिए प्रकृति क्या होती है व्यवहार की। प्रकृति की जब बात करेंगे तो व्यवहार है हमारा स्वाभाविक, स्वाभाविक व्यवहार हमारा स्वाभाविक होता है और मनोवैज्ञानिक होता है। मीन्स व्यवहार हम कई बार बिना सोचे समझे भी कर देते हैं। व्यवहार जनरली सोच समझ के नहीं होता, वो स्वाभाविक होता है या आपके अनकॉन्शियस माइंड में साइकोलॉजिकल होता है वो। तो स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, नेचुरल आपका जो भी रिएक्शन होगा किसी भी चीज़ को लेके, नेचुरल रिएक्शन, वो आपका व्यवहार है। लेकिन आचरण क्या है? यह अधिक नैतिक है, अधिक नैतिक और सामाजिक रूप से निर्देशित होता है। आचरण अधिक नैतिक और सामाजिक रूप से निर्देशित होता है, मतलब इसमें नियम के पालन का संदर्भ लिया जाता है। आचरण में नियम के पालन की बात होती है। और व्यवहार में क्या होता है कि व्यवहार में कोई नियम पालन की बात नहीं होती। इसका बस ये है कि आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये अच्छा या बुरा दोनों होगा। व्यवहार अच्छा और बुरा, यह दोनों हो सकता है व्यवहार। लेकिन आचरण को जनरली नियम के पालन के संदर्भ में हम देखते हैं कि अगर कोई नियम का पालन कर रहा है, जो भी सामाजिक नियम है, तो वो उसका आचरण अच्छा है। एक एग्जांपल में ऐसे समझिए कि जैसे अगर आप, कई लोग होते हैं जिनको भूख लगती है तो बहुत गुस्सा आता है। भूख में गुस्सा करना, तो ये क्या है? भूख में गुस्सा करना ये व्यवहार के अंतर्गत आएगा, कि आपका व्यवहार ही है, स्वभाव ही है आपका ऐसा कि जब भी आपको भूख लगेगी तो आप अनावश्यक रूप से गुस्सा करते हैं। लेकिन आचरण क्या है? आपको गुस्सा तो आ गई, लेकिन गुस्सा आने पर भी आप विनम्रता से बात करते हैं सामने वाले से। विनम्रता से बात करना। व्यवहार, आपको भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, आपको गुस्सा आई। अब गुस्सा आई तो भी आप घर में जाके मम्मी से विनम्रता से ही बात कर रहे हैं। तो ये आपका आचरण डिसाइड करेगा कि आपका आचरण कैसा है। ऐसे ही एक एग्जांपल, ये तो व्यवहार और आचरण का हम लोगों ने एग्जांपल देखा। एक और एग्जांपल से समझिए कि अगर जैसे ईमानदारी है, ईमानदारी, अगर आपका कैरेक्टर ईमानदार है
या ईमानदारी अगर चरित्र है या एक मूल्य है, ईमानदारी अगर आपका चरित्र है तो रिश्वत ना लेना, रिश्वत ना लेना आपका आचरण है। आई होप आप लोगों को ये दोनों में डिफरेंस दोनों में समझ में आया होगा। व्यवहार और आचरण और ईमानदारी और आचरण, इन दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। व्यवहार क्या है? भूख में गुस्सा लगना व्यवहार है, और उस गुस्सा आने के बाद भी विनम्रता से बात करना, ये आपका आचरण है। अब जब एक एग्जाम्पल इसका नोट कर लीजिएगा कि अगर ईमानदारी आपका चरित्र है तो रिश्वत न लेना आपका आचरण है। क्यों? क्योंकि रिश्वत न लेना एक कोई ऐसा थोड़ी है कि पाप लग जा रहा होगा, बस ये है कि समाज ने एक नॉर्म्स बना के रखा हुआ है कि रिश्वत नहीं लेना, रिश्वत लेना गलत है। तो अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो आचरण समाज अच्छा बोलेगा कि इनका आचरण अच्छा है, क्योंकि उन्होंने रिश्वत ना लेने को अच्छा बना के रखा हुआ है। तो ये हुई बात आचरण। इन दोनों बातों को ध्यान से एक बार रिवाइज करिएगा। चरित्र बनाम आचरण, दूसरा व्यवहार बनाम आचरण। ये दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कि आचरण के प्रकार। आचरण के प्रकार या आचरण का वर्गीकरण, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट ये एक अलग ही है। हम लोगों ने कल इंडेक्सिंग की थी कोड ऑफ कंडक्ट की, इसको वहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट आ गया है तो इसको समझते हैं। आचरण के वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से करते हैं। एक को कहते हैं सदाचार या सदाचरण। सत मतलब अच्छा, तो अच्छा आचरण करना सदाचरण, राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट। और एक होता है दुराचरण, खराब आचरण, मिसकंडक्ट। राइट कंडक्ट और मिसकंडक्ट। सदाचरण किसको कहेंगे? जो नैतिक मूल्यों के अनुरूप होगा, जो नैतिक मूल्यों के अनुरूप होगा, वो सदाचरण। जैसे सत्य बोलना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये सब क्या है? सदाचरण। और दुराचरण में क्या आएगा? जो नैतिक मूल्यों या नैतिक नियमों के विरुद्ध हों या नैतिक नियमों के विपरीत कार्य करे, वो दुराचारी। जैसे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी तो दुराचार ही है। किसी का पीछा कर लेना, परेशान करना या छेड़खानी करना, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? दुराचार में। एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि यदि आप डीएम हैं, यदि आप डीएम हैं और डीएम बनने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि आप सरकारी गाड़ी का अपने निजी काम में यूज ले रहे हैं, सरकारी गाड़ी का आप निजी काम में यूज ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे सदाचारी हैं या दुराचारी, ये आपको डिसाइड करना। आप डीएम बन गए, चलिए हम बना दिए अभी आपको डीएम, आप डीएम बन गए, आप अपनी सरकारी गाड़ी का अपने
निजी काम में यूज करते हैं। आप अपने घर परिवार वालों को शॉपिंग के लिए भेज देते हैं, मूवी देखने के लिए उसी गाड़ी में भेज देते हैं। तो आप सदाचारी हैं या दुराचारी हैं? ऑफ कोर्स आप दुराचारी हैं। लेकिन एक चीज़, जब औपचारिक रूप से आप लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे कि निजी काम में अब सर कोई भी सरकारी सामान को यूज करना, खासकर ऑफिसर होते हुए, तो ये क्या है, नियमों का तो उल्लंघन है या मूल्यों का मूल्यों का उल्लंघन है। अब मूल्यों का उल्लंघन तो है ही, साथ में यह दुराचरण भी है, यानी कि आप गलत आचरण भी है ये। क्यों दुराचरण क्या क्यों है? क्योंकि आपके जो कंडक्ट रूल हैं, जो आपके कंडक्ट रूल हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, तो उनमें लिखा हुआ है कि आप सरकारी वाहन का निजी काम में उपयोग नहीं करेंगे, इसीलिए ये दुराचरण है। तो समझ गए हम लोग आचरण के बारे में। आचरण क्या है? यह निर्देशित होता है, निर्देश लिखे होते हैं कि ऐसा करोगे तो आचरण अच्छा है, नहीं करोगे तो खराब है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा कि नीति शास्त्र आखिर है क्या। लोग लगभग 1 घंटे क्लास ले चुके, नीति शास्त्र पे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि नीति शास्त्र क्या है। जैसे इसको आप ऐसे संदर्भ में समझिए कि जैसे आपसे कोई पूछे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर, आप परम ब्रह्म, ईश्वर, परम ब्रह्म, वाहे गुरु, जो भी आप भगवान को मानते हैं, तो ये क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि क्या है ये? इस वर्ड पे आके अच्छे अच्छे यहाँ से उनका दिमाग फिर ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। बहुत लोग ट्राई किए कि बताएं कि ईश्वर क्या है। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि जैसे आप हमसे पूछिए कि ईश्वर क्या है, तो हम बताएं कि ईश्वर आलू है। फिर आप किसी और से पूछिए ईश्वर क्या है, वो बताएगा आलू नहीं कद्दू है। फिर किसी से पूछेंगे क्या है, वो बोलेगा कि नहीं, कद्दू, कद्दू जितना छोटा थोड़ी होता है ईश्वर, ईश्वर है पृथ्वी। फिर आप और बड़े वाले संत से पूछेंगे तो बताएगा पृथ्वी, पूरा सौर मंडल ईश्वर ही है। फिर ऐसे ही लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहेंगे, लेकिन कोई इस बात पे नहीं पहुंच पाता या सहमत नहीं हो पाता कि हाँ, यही ईश्वर है। इस बात को वेदों में ऐसा कहा गया है, ना इति, ईश्वर ये है, ना इति, ना इति, ईश्वर को यही कह के चुप हो गए। मतलब सोचिए कि वेद एक प्रारंभ ही है जन धर्म शास्त्रों का, कह सकते हैं, और उनको ज्ञान का एक भंडार माना जाता है। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्रोच्चार ही नहीं है, जो लोग जानते हैं तो उनके लिए ज्ञान का भंडार माना जाता है। वेद का मतलब ही है, वेद का मतलब है, ये बना है विद धातु से, विद, और इसका मतलब है ज्ञान। वेद का मतलब ही नॉलेज है, उसमें पर्याप्त नॉलेज है जिसको अगर चाहिए तो। उसमें लिखा है ईश्वर के बारे में ना इति, मतलब यह भी नहीं है। जब हम लोग किसी चीज़ को नहीं जान पाते हैं कि यह क्या है, तो हम लोग उसको बताएं। जैसे मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने गए, अब आपको कोई भी एक शूज है, शूज आपको पसंद आ गया, आपको एक शूज पसंद आ गया, लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते कि किस कंपनी का है, आपको नाम नहीं याद था। जब आपको पसंद आया था, आपके पास पैसे नहीं थे, आप चले आए घर। अब आप दोबारा, आपने जॉब की, आप गए वापस शूज लेने, दुकानदार को बोलते हैं कि शूज दिखाओ। वो पूछेगा कौन सा शूज, आप बताएंगे कि वो जो ब्राउन कलर का था, वो ब्राउन कलर के आपके पास बहुत सारे शूज निकाल के दे देगा। फिर आप बोलेंगे कि "अरे नहीं, उसमें लेस नहीं थे"। फिर बोलेगा
ये लेस तो बहुत सारे, तो फिर लेस वाले शूज़ की वैरायटी आपके पास निकाल के रख देगा। फिर आप बोलेंगे कि उसमें एक बटन लगी थी, फिर बटन वाले सभी शूज़ निकाल के रख देगा। ऐसे वो आपके सामने हर चीज़ के ऑप्शन ले ला के रखता चला जाएगा। क्योंकि आपको कंपनी का नाम नहीं पता है, तो वो आपके पास वो हो सकता है कि वो कंपनी निकाल के ना दे, तो आप उसको ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा शूज आपको चाहिए। ऐसे ही किसी को नहीं पता है ईश्वर के बारे में। तो जो वेद लिखने वाले थे वो स्मार्ट थे, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ऐसा किया। एग्जाम्पल उसमें एक ऐसा आता है कि वो बताते हैं, जैस जैसे अभी हम आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे गुरु शिष्य आमने सामने लोग बैठ के बातें किया करते थे। तो क्या बात चल रही है, शिष्य पूछता है गुरु से कि ईश्वर क्या है। तो इस गुरु कहते हैं कि हमको नहीं पता। शिष्य फिर पूछता है, क्या वो क्या वो धरती है। गुरु कहते हैं ना इति, यह नहीं है। फिर वो पूछता है कि क्या वो पानी है। गुरु कहते हैं यह भी नहीं है, ना इति। फिर कहता है कि क्या ये संपूर्ण पृथ्वी है। फिर गुरु कहते हैं ना इति। फिर वो जहाँ तक उसके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं दौड़ाता चला जाता है और गुरु कहते चले जाते हैं ना इति। लास्ट में यहाँ तक बात पहुँच जाती है, क्या वो ब्रह्मांड है। उसमें भी गुरु कहते हैं कि ना इति, यह नहीं है। तो लास्ट में जब झल्ला गया स्टूडेंट, तो बोलता है कि जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर वो है क्या, है भी कि नहीं है। तब क्या बोलते हैं उस गुरु की, जो असीम हो। आप ब्रह्मांड को जान पा रहे हैं, इसलिए आप उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये है ईश्वर। यहाँ पे क्या बोलते गुरु बताते हैं कि जो असीम हो, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, और जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि अनंत हो। सिर्फ इतना ही इन लोग समझ पाए कि ये है ईश्वर, या जिसको परम ब्रह्म जो भी आप मानिए। असीम हो, जिसे जाना ना जा सके। अब ये ऐसा एक शर्त है कि इसके आगे आप क्या ही कहेंगे। किस चीज़ को आप, कोई भी चीज़ अगर आप ब्रह्मांड की भी बात करते हैं तो उसकी एक आप लेबलिंग कर रहे हैं कि हाँ ये है ब्रह्मांड, नाम दे देंगे कि ये है ब्रह्मांड। या गैलेक्सी, जैसे गैलेक्सी की बात करेंगे तो आप बता देंगे ना कि आप कौन सी गैलेक्सी में हैं। अलग अलग कर ले रहे हैं ना गैलेक्सी को, मतलब इसकी सीमा है। ब्रह्मांड में भी अलग अलग कर ले रहे हैं। ब्रह्मांड को तो इन्होंने ही शायद श्री रामचरितमानस में ही ऐसा है कि ब्रह्मांड एक निकाय है, ब्रह्मांड एक निकाय है, और ये ईश्वर की माया से बना हुआ। और कहाँ पे रहता है, यह ईश्वर के एक रोम में। मतलब एक टर्म आता है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद का है। तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि कल्पना की जाती है, अगर ईश्वर एक शरीर है, ईश्वर एक शरीर है, तो शरीर में रोएं भी होंगे। तो इन एक एक रों में कई ब्रह्मांड रूपी निकाय अवस्थित है। तो वो कुल मिला के ऐसा कहते हैं वेद की, जो भी है सभी कुछ ईश्वर है। हम नहीं कह सकते, लेबल नहीं कर सकते ये ईश्वर है। तो ये हम आपको ईश्वर बताने के पीछे लॉजिक क्या है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इथिक्स क्या है। तो कैसे नीति शास्त्र को हम लोग लेबल नहीं कर सकते कि ये है। इसीलिए अभी आपको समझ में नहीं आया है कि नीति शास्त्र है क्या, लेकिन समझ में आएगा। देखते हैं कैसे समझ में आएगा। नीति शास्त्र को इतना भी आसान नहीं है कि आप परिभाषित कर लेंगे। क्योंकि जैसे देखिए, आप अगर कहते हैं, कई लोग ऐसा बोलेंगे कि नीति शास्त्र भावना है आपकी। मतलब लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे नीति शास्त्र को कंपेयर करेंगे अपनी भावना से। मीन्स आपकी भावना कैसी है, लोग ऐसा
सोचते हैं कि अगर आपकी भावना अच्छी है तो आप नैतिक हैं या अनैतिक, ऐसा। लेकिन नीति परक होने का ये कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं है कि आप अपनी भावना को अनुसरण करिए, आप अपनी अंतरात्मा को अनुसरण करिए, उसी के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे वो नैतिक है, ऐसी बात नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार या अपनी भावना का ही अनुसरण कर रहा है, वो हो सकता है कि किसी के लिए गलत हो, या वो अपनी भावना का अनुसरण करते हुए नीति शास्त्र से भटक भी तो सकता है, या नीति शास्त्र के नियमों से विचलित हो सकता है वो। विचलित मतलब घबराने वाला विचलित नहीं, भटकने वाला, डाइवर्ट, डेविएटेड, भटकना। तो वो विचलित भी हो सकता है, क्योंकि भावनाएं तो सभी की अलग अलग हो सकती हैं ना। आपकी भावना कैसी है किसी काम को लेकर, जैसे कोई भी ऐसा काम है जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, तो आप इसको कैसे कहेंगे? दोनों में कंट्राडिक्टरी है कि आपको उसका अपनी भावना का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काम तो वो कर रहे हैं जो आपको कर नियमों के अनुसार आपको करना पड़ रहा है। ये काफ़ी इसमें जटिलताएं आ जाती हैं अगर आप भावना को नीति शास्त्र का आधार मानते हैं। तो ये तो बात है कि नीति शास्त्र इज नॉट इक्वल टू, हैशटैग हो गया, इज नॉट इक्वल टू भावना। आपकी अपनी भावनाओं को आप नीति शास्त्र का आधार नहीं बना सकते, ये पहली बात हुई। तो फिर किसको आधार बनाएंगे? नीति शास्त्र को, नीति शास्त्र का। तो नीति शास्त्र की पहचान आप धार्मिक आधार पे भी नहीं कर सकते ना। अगर आप सोचें कि नीति शास्त्र की बात करना धार्मिक है, या केवल धार्मिक लोग ही नीति शास्त्र होते हैं, तो आप इसको धर्म के आधार पे भी नीति शास्त्र का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अब उचित भी नहीं है करना, क्योंकि जैसे, अच्छा ये तो बात ठीक है कि अधिकांश जितने भी धर्म हैं सभी धर्म नीतिपरक बातें करते हैं। जितने भी धर्म हैं तो अधिकतर उनमें से आपको नीतिपरक बातें, कम से कम बातें तो नीतिपरक ही करते हैं। आचरण क्या है वो तो सभी का अलग ही है, लेकिन बातें सभी धर्म नीतिपरक करते हैं। लेकिन अगर हम इसको धर्म से जोड़ के रख देते हैं कि सभी धर्मों में नीति की ही बातें दी गई हैं, तब फिर हम उनका क्या करेंगे जो कि धार्मिक नहीं है, या जो ईश्वर को नहीं मानते, क्या कह सकते हैं, निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी हैं, या के लिए एक टर्म आता है इथिस्ट, वो हिंदी में बोलते हैं, टर्म इसका भी याद नहीं आ, जो भी धार्मिक नहीं है या निरीश्वरवादी हैं, तो उनका क्या होगा अगर हम नीति शास्त्र को धर्म का बेस बनाएंगे या धर्म से जोड़ के देखेंगे? इसका मतलब जो धार्मिक है उसको नैतिक होना चाहिए, नीति शास्त्र का पालन करना चाहिए, और जो अधार्मिक है या निरीश्वरवादी है तो फिर उसको तो नीति शास्त्र का पालन करने से इसको छूट मिल जाती है। तो ये भी तो उचित नहीं है नीति शास्त्र को धर्म से जोड़ के देखना, क्योंकि ये निरीश्वरवादी तो फिर फायदा उठा लेगा, ये हर अपना मनमाना आचरण करेगा, और जो धार्मिक लोग हैं तो उनको फोर्स करेगा कि नहीं तुम धर्म के अनुसार काम करो, तुम नीति शास्त्र से नहीं भटक सकते हो, लेकिन मैं तो धर्म को मानता नहीं हूँ तो मैं भटकूंगा, तो ये तो अव्यवस्था क्रिएट कर देगा। तो दो बातें हमने देखी, नीति शास्त्र इज नॉट इक्वल टू भावना, एंड नीति शास्त्र इज नॉट इक्वल टू धर्म, ये दो बातें। तो फिर क्या है नीति शास्त्र? अगर ना तो भावना है ना हम धर्म को इसका आधार बना सकते हैं, तो फिर क्या है? क्या नीति शास्त्र कानून है? क्या नीति शास्त्र कानून है? इसको देखते हैं। तो नीति शास्त्र में भी कुछ नियम होते हैं कि ये काम करना सही है, ये काम करना गलत है,
लेकिन इसमें दंड नहीं होते हैं, जनरली इसमें दंड नहीं होते हैं। लेकिन कानून में भी नियम होते हैं, और कानून में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उल्लंघन करने पे इसमें दंड के भी प्रावधान होते हैं। लेकिन ये तो डिफरेंस नहीं कर रहे हैं कि नीति शास्त्र और कानून में, हम ये समझ रहे हैं कि क्या नीति शास्त्र को कानून के समकक्ष या कानून से प्रेरित मान सकते हैं इसको। तो कानून से भी इसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कानून में ऐसा तो कई बातें हैं कि जो नीतिपरक हो सकती हैं। कानून में कई बातें नीतिपरक हो सकती हैं, लेकिन कानून का भी भावना के जैसे ही विचलन हो सकता है। मतलब कानून ही आप गलत बना लीजिए। जैसे अफ्रीका में रंग भेद का कानून था। अफ्रीका में रंग भेद का कानून था। अब कानून तो बना हुआ था, हम कानून के आधार पर इसको नीतिपरक थोड़ी ना मान सकते हैं। रंग भेद का कानून है, भेदभाव कर रहा है, तो ये तो नैतिक रूप से उचित नहीं है। तो हम फिर क्या कहेंगे कि अगर हम नीति शास्त्र को कानून से प्रेरित मानते हैं तो भी वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि कानून का भावना के जैसे ही विचलन संभव है। और ये देखे भी हैं हम लोग। जैसे अमेरिका में पहले एक दास कानून था। दास कानून, ये गृह युद्ध से पहले, आज़ाद होने के बाद अमेरिका के, वहाँ पे एक दास कानून था। अब ये दास कानून उचित तो था नहीं कि लोगों को दास बना के रखना। आज ब्रिटिश उपनिवेश में, भारत में भी ऐसे बहुत सारे कानून थे जो कि नैतिकता का उल्लंघन करते थे या नैतिक रूप से गलत थे। तो उन कानूनों को हम नीति शास्त्र या नीति परक नहीं कह सकते। मतलब कानून नीति शास्त्र से इतर हो सकते हैं, नीति शास्त्र से अलग भी हो सकते हैं। तो ये भी नहीं है। तीन चीजें नहीं है। कौन कौन? ना इति, नीति शास्त्र भावना ना इति, नीति शास्त्र और धर्म ना इति, नीति शास्त्र और कानून ना इति, यह भी नहीं है। नीति शास्त्र कानून भी नहीं है, ऐसा समझिए। तो फिर क्या है? तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि क्या, कलर चेंज करते हैं, क्या नीति शास्त्र वह है जो समाज स्वीकार करे? समाज स्वीकार करे। तो ये कुछ हद तक इसमें कह सकते हैं कि 5 से 10% ऐसा चांसेस हैं, क्योंकि समाज ही तो बनाता है, नीति शास्त्र भी समाज ही कानून बनाता है। लेकिन पूर्णतः यह भी सत्य नहीं है। नीति शास्त्र वह है जो समाज स्वीकार करे, यह भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक है, मानते हैं कि समाज का या कोई भी समाज है तो वहाँ पे अधिकांश लोग उस समाज के मानकों का अनुसरण करते हैं, मानकों को स्वीकार करते हैं। और समाज के मानक कैसे बनते हैं? समाज के मानक नीतिपरक ही रहते हैं, जनरली नीतिपरक होते हैं। लेकिन ऐसा हो संभव है, देखा भी गया है कि कोई पूरा का पूरा समाज ही भ्रष्ट हो जाए या नीति विहीन हो जाए। समाज में जनरली लोग मानकों को स्वीकार करते हैं, नीति शास्त्रीय मानकों को स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव है कि पूरा समाज ही भ्रष्ट हो जाए। इसके उदाहरण देखे गए, जैसे जर्मनी में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जर्मनी में जो यहूदी लोगों के प्रति जो भी क्रूरता दिखाई गई, यहूदी यहूदियों के प्रति जो भी क्रूरता दिखाई गई, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक तबका दिखा रहा था। जर्मनी में उस समय पर जनरली उनका पूरा समाज ही नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुका था, नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुका था पूरा। मतलब 80% से भी अधिक लोग यहूदियों को मारने में, उनको लूट लेने में, उनकी संपत्ति जब्त कर लेने में संलिप्त हो गए थे।
तो पूरा का पूरा समाज कह सकते हैं कि नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुका था। ये एक अच्छा उदाहरण है। अगर कभी ऐसा आपके सामने सिचुएशन आ जाए कि क्या नीति शास्त्र वह है जो समाज, क्वेश्चन भी इससे बना सकता है यूपीएससी, कोई वैसा भरोसा नहीं है कि नीति शास्त्र क्या है, आपसे पूछेगा नीति शास्त्र क्या है, क्या ये वह है जो समाज स्वीकार करे। अपने तर्क, अपना तर्क दें। अभी जो हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हर एक चीज़ में एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग टाइम पास गप नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा डिटेल से देख रहे हैं। इस पे आ सकता है नीति शास्त्र क्या समाज वह है जो समाज स्वीकार करे, या नीति शास्त्र वर्सेस कानून के बारे में आ सकता है, या फिर नीति शास्त्र और धर्म, नीति शास्त्र धर्म से कैसे अलग है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप अगर चार चार पाँच पाँच लाइन भी लिख ले रहे हैं तो पर्याप्त हो जाएगा। तो हम कहाँ थे, क्या नीति शास्त्र वह है जो समाज स्वीकार करता है? तो ये भी पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि पूरा समाज ही भ्रष्ट हो सकता है। जैसे आप सुनते होंगे कई बार एक टर्म आता है, हालांकि इसको एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, अभी आप लोग सामने नहीं है तो उचित नहीं है, लेकिन एक ऐसा समझते हैं, जैसे एक गर्भपात के बारे में सोचते हैं कि अगर एक टॉपिक ले रहे हैं हम लोग गर्भपात, आपके लिए एक खुला विचार छोड़ रहे हैं कि आप सोचिए इसको क्या है। आप खुद से सोचिए कि गर्भपात के बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए गर्भपात के बारे में। ओहो,